रूस के हमले के 1 साल बाद वो हो गया जो अब तक नहीं हुआ था। व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी दोस्त की आंखों के सामने उनके नौरत्नों में से एक अवॉक्स को दुश्मन ने बर्बाद कर दिया। यह हमला किसने किया, अटैक किस हथियार से हुआ, ये आपको आगे बताएंगे। अभी आप उस मंजर का एहसास कीजिए जब बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर माचुलिश्ची एयरबेस पर रूस के अवॉक्स A-50U पर 2 ड्रोन से हमला हुआ और दावे के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। ड्रोन हमले में A-50U के किन हिस्सों को टारगेट किया गया और ये अवॉक्स के लिए कितने अहम है, ये जानने से पहले इसका अंजाम समझ लीजिए। व्लादिमीर पुतिन इस हमले का बदला लिए बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि अब उनके डायरेक्ट रडार पर नाटो के 30 देश आ जाएं। आशंका इस बात की भी है कि अब बेलारूस से सीधे यूक्रेन पर अटैक कर दें। चूंकि रूस की एयरफोर्स का नुकसान बहुत बड़ा है, ऐसे में 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी युद्ध का अंजाम अब कितना खतरनाक होगा, इसे लेकर यूक्रेन के मददगार 54 देशों की बेचैनी बढ़नी लाजमी है। इस हमले और इसके बदले को लेकर कीव से लेकर वॉशिंगटन DC तक एंटी पुतिन कैंप में कोहराम मच गया है। इस हमले को लेकर 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक ये कि हमले को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के विरोधियों ने अंजाम दिया, तो दूसरा ये कि इस हमले के पीछे नाटो की शह पर यूक्रेन का हाथ है। सच क्या है, इसे लेकर न मॉस्को ने कुछ कहा और न ही कीव ने कुछ बोला है। लेकिन इस हमले में रूस के A-50U के फ्रंट और सेंट्रल पार्ट्स को नुकसान पहुंचा। हमले में अवॉक्स के एवियोनिक्स और रडार एंटीना को नुकसान हुआ। लुकाशेंको विरोधी टेलीग्राम चैनल बाइपोल के मुताबिक अब ये प्लेन पूरी तरह से बेकार हो चुका है। बाइपोल टेलीग्राम चैनल ने दावा किया कि रूस के A-50U को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले को अंजाम देने वाले बेलारूस के ही लोग थे, जिन्होंने विक्ट्री प्लान के मुताबिक बेलारूस के मददगार रूस को नुकसान पहुंचाया है। बाइपोल के प्रमुख अलेक्जेंडर अजारोव के मुताबिक इस ऑपरेशन की तैयारी कई महीनों से चल रही थी, लेकिन उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि मिन्स्क की मौजूदा सरकार इसे यूक्रेन की जंग में बेलारूस की आर्मी को सीधे उतारने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी। एक दावा ये भी है कि इस प्लेन को यूक्रेन के Tu-141 स्ट्राइक और RZ-60 ड्रोन से निशाना बनाया गया। ऐसे में इस हमले में यूक्रेन के सीधे तौर पर शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। रूस का A-50U एयरक्राफ्ट इस साल जनवरी में बेलारूस पहुंचा था। ये प्लेन रूस के IL-76 कार्गो ट्रांसपोर्ट का ही बदला हुआ रूप है, जिसे ड्रोन से निशाना बनाया गया। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि हमले से इस प्लेन को सिर्फ नुकसान पहुंचा है, ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। एयर सर्विलांस यानी आसमानी निगरानी के लिहाज से ये प्लेन रूस के कवच की तरह है। यूक्रेन की जंग में A-50U दुश्मन के हथियारों की पल पल टोह लेता रहता है। ये न सिर्फ आसमान में उड़ते दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करता है, बल्कि ड्रोन की उड़ान का अलर्ट भी वक्त से पहले पहुंचा देता है। ये जमीन पर टैंक और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की हरकत को पकड़ लेता है, तो समंदर में तैरते वॉरशिप के एक्शन को भी भांप लेता है। यानी रूस का ये अवॉक्स 360 डिग्री एक्शन में होता है। रूस का ये अवॉक्स पुराना भले हो गया है, इसकी तादाद भले बहुत कम है, लेकिन ये व्लादिमीर पुतिन के सबसे बेशकीमती हथियारों में शुमार है। दावे के मुताबिक रूस के पास A-50U अवॉक्स सिर्फ 9 बचे हैं। इनमें से एक A-50 3 जनवरी 2023 को बेलारूस पहुंचा था। करीब 54 दिनों में इस प्लेन ने 12 बार उड़ान भरी थी। इसके पहले A-50U उस वक्त बेलारूस पहुंचा था जब रूस ने यूक्रेन पर पहला अटैक किया था। रूस के इस एक अवॉक्स की कीमत करीब 2,731 करोड़ रुपए बताई जाती है। ऐसे में एक झटके में रूस का करीब 3,000 करोड़ रुपया और एक बेहद अहम अवॉक्स का नुकसान हो गया। रूस को ये नुकसान ऐसे समय में हुआ है जब जो बाइडेन यूक्रेन को भले ही F-16 देने से इनकार कर दिया है, लेकिन नाटो के कई देश यूक्रेन के पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके हैं।
कुछ जानकारों के मुताबिक अवॉक्स की गैर मौजूदगी में नेटो देश यूक्रेन को रूस के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मिग-29 और सुखोई 27 के इस्तेमाल के लिए उकसा सकते हैं। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और अब वो नेटो से आर पार के मूड में है। Ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение с тем, чтобы наш народ страдал, как они говорят. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более, что они поставляют на Украину оружие стоимостью десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это не просто обычное военно-техническое сотрудничество. Они же деньги-то за это не получают. सवाल तो ये भी है कि बेलारूस में पुतिन समर्थक सरकार के खिलाफ बगावत के शोले कौन भड़का रहा है? क्या इसके पीछे नेटो का ही हाथ है? अगर ये साबित हुआ तब तो अब तक जो जंग कोल्ड वॉर की शक्ल में चल रही है वो वर्ल्ड वॉर में भी बदल सकती है। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को नेटो समेत 54 देशों की हथियार सप्लाई से पहले से ही बेहद खफा है। ऐसे में अगर A-50U पर हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ और इसमें नेटो का हाथ साबित हुआ तब तो नतीजे बहुत खौफनाक हो सकते हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या किसी प्लान के तहत रूस के अवॉक्स को टारगेट किया गया? कहीं प्लान ऐसा तो नहीं कि रूस के 9 A-50U को एक एक कर तबाह कर उसे पंगु बना दिया जाए और फिर यूक्रेन को F-16 जैसे लड़ाकू विमान देकर पुतिन पर पलटवार किया जाए। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दी, लेकिन लगे हाथ ये भी बार बार दोहराया कि वो अपनी सेना को तब तक यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर नहीं देंगे जब तक डायरेक्ट बेलारूस पर न हमला हो जाए। ऐसे में अगर बेलारूस की जमीन पर रूस के एयरक्राफ्ट पर हमले को लुकाशेंको ने अपने देश पर हमला माना तब तो रूस और यूक्रेन का युद्ध खतरनाक मोड़ ले सकता है। जाहिर है रूस के अवॉक्स पर हमला पुतिन के बर्दाश्त से बाहर की चीज है। ऐसे में शायद खतरे को भांपते हुए नेटो के देश भी अलर्ट है। लिहाजा इन दिनों स्लोवाकिया में मिलिट्री ड्रिल चल रही है। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड्स, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक की सेना ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज कर रही है। Tak cílem a úkolem těchto jednotek ten vzkaz, ta message zatím vším je jednoduchá. Prostě my máme úkol, který se nazývá deterrence, to znamená my naším úkolem primárním prostě my prezentujeme naši přítomnost zde v tom prostoru východního křídla zemí NATO a naším cílem nebo naším smyslem toho nasazení je odstrašení deterrence, to deter, odstrašení toho případného agresora k tomu. हेलीकॉप्टर और टैंकों की गर्जना के बीच नेटो के देशों का मकसद साफ है, खुद को बचाने के साथ साथ यूक्रेन को मदद पहुंचाना। ऐसे में स्लोवाकिया ने अपने मिग लड़ाकू विमानों को वोलादिमीर जेलेंस्की की एयरफोर्स के हवाले करने का ऐलान किया है। Tie migy poskytneme Ukrajine, my už ich nikdy používať nebudeme, pre nás už nemajú reálnu hodnotu, my ich poskytneme Ukrajine, tam im vedia zachraňovať ľudské životy. Zároveň my dostaneme nejaké zdroje z Európskeho mierového mechanizmu, ktorý vieme využiť na nákup nových zariadení a tým posilníme aj svoju obranu. Čiže je to naozaj win-win pre všetkých zúčastnených a z tohto hľadiska si naozaj neviem predstaviť kohokoľvek racionálne uvažujúceho, že by nechcel pomôcť Ukrajine ochraňovať ľudské životy a zároveň zvýšiť našu obranu. अमेरिका और रूस के देश एक तरफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इन देशों में युद्ध के विरोध प्रदर्शन भी खूब हो रहे हैं।
ये तस्वीरें इटली की राजधानी रोम की है, जहां धुएं के गुबार के बीच यूक्रेन के झंडे में लिपटी एक लड़की सड़क पर बेसुध पड़ी है। उसके करीब एक महिला है जो लड़की को बचाने की कोशिश करती दिख रही है। तभी पुतिन जैसे मास्क में एक आदमी यहाँ पहुंचकर यूक्रेन समर्थकों पर कहर बरपाता दिखता है। यहाँ कुछ लड़कियों के हाथ में एक बैनर भी है जिस पे लिखा है स्टॉप पुतिन, स्टॉप वॉर। L'Ucraina non è mai, non è loro e mai sarà, perché gli ucraini, anche se doveste condarli lì vivi, appena potranno fare qualcosa si ribelleranno. Adesso anche i bambini sanno che chi bombarda non è America, ma sono i russi che bombardano. यूरोप के कई देशों में यूक्रेन से पलायन कर पहुंचे लोग रूस के खिलाफ इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये कि क्या सचमुच नेटो के देश युद्ध खत्म करना चाहते हैं या फिर वो हथियारों की सप्लाई कर युद्ध की आग में पेट्रोल उड़ेल रहे हैं। क्योंकि अगर रूस के वॉक्स पर अटैक जैसी घटना फिर हुई तो इस जंग का अंजाम कितना डरावना होगा, अंदाजा तक लगाना मुश्किल है। बर्फ की चादर पर टहल रहे इस आयरन मैन को देखिए। ये पुतिन की सबसे खतरनाक तोप मानी जाती है। ये चलते चलते फायर करती है। अब ये तोप नॉन स्टॉप फायर करेगी। क्योंकि पुतिन को मिलने वाला है चाइनीज गोला। पुतिन के तोप खाने को चीन से छोटा रिचार्ज जल्द मिल सकता है। इसमें 30,000 से भी ज्यादा गोले हो सकते हैं। कुछ 152 मिलीमीटर के तो कुछ 122 मिलीमीटर के गोले हो सकते हैं। सवाल ये है कि पुतिन ऐसा क्यों करना चाहते हैं? पुतिन के सामने चीन से गोला बारूद लेने की नौबत आखिर क्यों आन पड़ी? अब तक ईरान से ड्रोन की सप्लाई मिलने के बाद क्यों ऐसे हालात पैदा हुए? कि पुतिन को आखिर शी जिनपिंग को फोन लगाकर कहना पड़ा कि रूस को चाइनीज गोले की सख्त जरूरत है। पुतिन का फोन आया तो शी जिनपिंग ने फौरन जवाब दिया और कहा कि गोलों की सप्लाई जल्द की जाएगी, बेफिक्र रहिए। ये दावा अमेरिका का है और अमेरिका इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि अगर पुतिन का तोप के गोलों वाला गोदाम भर गया तो ज़ेलेंस्की के पास और कम वक्त रह जाएगा। यूक्रेन की जमीन ऐसे ही धब्बों के साथ और तबाह होगी। ये डोनेट्स्क के पास वोहलेदार की जमीन है। यहाँ तोप के गोलों के निशान देखिए। यहाँ रूस और यूक्रेन की फौज के बीच बहुत करीब से जंग हुई है। कई मोर्चों पर रूस आगे है तो कई मोर्चों पर यूक्रेन ने रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं और यहाँ ये यूक्रेन की गोलाबारी में घिर गई हैं। डर है कि कहीं दाएं चलेंगे तो वहां गोला गिरेगा और बाएं मुड़ेंगे तो वहां गोला गिरेगा। यूक्रेन की गोलाबारी यहाँ काफी सटीक हुई है और कई गोले तो की बख्तरबंद गाड़ियों पर गिरे हैं। जब ऐसा होता है तो उस टैंक या बख्तरबंद गाड़ी के क्रू के सामने बाहर निकलकर भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं। यानी पुतिन पर दबाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में चाइनीज गोले अगर रूस पहुंच गए तो समझ लीजिए कि यूक्रेन को जवाब देने के लिए पुतिन की तोप नॉन स्टॉप चलेगी और उसे रोकना किसी के लिए भी फिर आसान नहीं होगा, क्योंकि पुतिन की तोप को मिलने लगेगा चाइनीज गोला। 权对中俄关系指手画脚，我们绝不接受美方的胁迫施压。美方不但一直在乌克兰战场输送致命性武器，还违反中美3个联合公报的规定，向中国台湾地区不断出售先进武器。美国到底意欲何为？应该向世界做出交代。
और इसे यूक्रेन को रौंदने के लिए चीन के साथ पुतिन का धमाकेदार शो कहा जाएगा। पुतिन अब ज़ेलेंस्की के साथ नेटो को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने इसका ऐलान कर दिया है। Стоимость в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это не просто обычное военно-техническое сотрудничество. Они же деньги-то за это не получают. पुतिन को ईरान से ड्रोन मिल रहे हैं, पुतिन को चीन से तोप के गोले मिल रहे हैं, पुतिन सीरिया और अफगानिस्तान से भी मिलिशिया इकट्ठा कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि रूस ने उत्तर कोरिया और ईरान से भी तोप के गोले की डिमांड की है। Я не бачу, є якісь елементи. Зараз дуже рано, знаєте, ставити діагноз цьому документу. І я вважаю, що в цілому те, що Китай почав говорити про Україну і пішли якісь сигнали, в цілому я вважаю, що це дуже непогано. Для нас важливо, щоб всі держави бажано були на нашій стороні, на стороні. पुतिन अपनी टैंक पावर के साथ तोप वाली शक्ति भी 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि डॉनबास में युद्ध के यही सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। पुतिन का मैसेज बिल्कुल साफ है और वो ये कि रूस अब नेटो को मजा चखाने के लिए किसी भी जरिए का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेगा। नेटो ने ज़ेलेंस्की को नए हथियार की सप्लाई जारी रखी है और यही वजह है कि बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद व्लादिमीर पुतिन नेटो को एकदम से अचानक एक बार फिर आक्रामक मुद्रा में आ गए हैं। पुतिन ने कह दिया है कि वो परमाणु हथियारों को लेकर न्यू स्टार्ट संधि से सिर्फ अमेरिका की वजह से पीछे नहीं हटे, बल्कि इसके पीछे नेटो भी है। पुतिन ने कहा है कि नेटो रूस को तोड़ना चाहता है। Бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов. Но только отдельно. अमेरिका और नेटो ने जिस तरह से यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं, उसका नुकसान पुतिन को उठाना पड़ा है। सबसे पहले देखिए बखमुत का मोर्चा। बखमुत वो फ्रंट है जो डॉनबास के 2 बड़े सेंटर लुहांस्क और डोनेस्क के पास है। बखमुत लुहांस्क से 100 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि डोनेस्क इसके दक्षिण में 75 किलोमीटर की दूरी पर है। डॉनबास के इस इलाके में लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही है। डोनेस्क के आसपास जब से यूक्रेन ने दबाव बढ़ाया है, रूस की फौज की चूलें हिल गई हैं। प्रेशर इतना ज्यादा है कि रूस ने अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल और तेज कर दिया है और अब रूस की तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं चीन की तरफ से आने वाले गोले अब किस तोप को मिलेंगे, वो भी जरा गौर से देख लीजिए। ये रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी MSTA है, जिसमें 152 मिलीमीटर की तोप लगी है। ये लगातार यूक्रेन की पोजीशन पर बमबारी कर रही है। ये 30 किलोमीटर की रेंज तक गोला दाग सकती है और हर मिनट में ये ऐसे 8 से 10 गोले दागने की ताकत रखती है। यूक्रेन को इसकी पोजीशन का पता न लगे, इसीलिए ये फौरन अपना ठिकाना भी बदलती है। पुतिन इसी फायर पावर के साथ अब यूक्रेन में आगे जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन भी रूस को जवाब दे रहा है। आखिर यूक्रेन की फौज की तैयारी क्या है, ये भी देख लीजिए। एक सैनिक 80 मीटर का रॉकेट लेकर आता है और उसे हेलीकॉप्टर के गन पॉड में लोड कर दिया जाता है। ये ज़ेलेंस्की की फौज का हेलीकॉप्टर है और ये बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो रहा है। हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड से बर्फ हटाई जा रही है ताकि हमले के वक्त टारगेट साफ साफ नजर आए। यह है यूक्रेन की फौज का Mi-17 हेलीकॉप्टर और उसके साथ में है दूसरा Mi-8 हेलीकॉप्टर। और ऐसे ज़ेलेंस्की के पास ज्यादा नहीं बचे, लेकिन जो हैं वो अब रूस के ठिकानों पर बमबारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बाकी हेलीकॉप्टर्स के इंजन को जांचा जा रहा है कि कहीं हमले से पहले कोई तकनीकी दिक्कत ना आ जाए। इस वक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर को इसीलिए चेक किया जा रहा है। यूक्रेन के पास युद्ध से पहले 15 Mi-8 हेलीकॉप्टर थे। कई रूस के हमले में मारे भी गए। वहीं युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने भी यूक्रेन को 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर सप्लाई किए हैं। डॉनबास में लड़ते हुए अब तक यूक्रेन की फौज लंबी दूरी की आर्टिलरी को लेकर जूझ रही थी।
जेलेंस्की बार बार लगा रहे थे कि उनको वो हथियार दिए जाएं जो रूस की पोजीशन पर वार कर सके। इस युद्ध में रूस पुतिन की फौज अलग अलग मोर्चों पर 20,000 से भी ज्यादा गोले फायर कर रही है, जबकि इसके जवाब में यूक्रेन की फौज सिर्फ 6,000 गोले ही दाग पा रही है। लेकिन अब उनके पास हाइमार्स जैसे मल्टी रॉकेट सिस्टम भी हैं और उनके पास M777 तोप भी हैं, जिसमें M982X कैलिबर के गोले भी दागे जा सकते हैं। जाहिर है इस वक्त जेलेंस्की की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हथियारों को लेकर तो उनके दोनों हाथों में लट्टू है। M982X कैलिबर वाले GPS गोले के इस्तेमाल से यूक्रेन की फौज और घातक हो जाएगी और तब रूस को हाइमार्स जैसे रॉकेट की तबाही भी याद आएगी, क्योंकि ऐसे ही हथियारों की वजह से रूस ने खेरसॉन को गंवाया था। जेलेंस्की अब इसी तरह के हथियारों को डॉनबास के बाकी इलाकों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में अब चीन एक बड़ी रुकावट बन सकता है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. क्या 54 लाख सैनिक रूस की सीमा में दाखिल होने वाले हैं? क्या 20,000 लड़ाकू विमान रूस को धुआं करने वाले हैं? क्या 10,000 से अधिक पनडुब्बी और युद्धपोत रूस की ओर बढ़ने वाले हैं? क्या दुनिया के 50 देश मिलकर पुतिन का गुरूर तोड़ने की तैयारी में हैं? जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव का दौरा किया है, ब्रेकिंग न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज दिए जा रहे हैं। पोलैंड की धरती से बाइडेन ने विश्व युद्ध वाला ब्लास्ट किया है, एक ऐसा विस्फोट जिससे रूस की टेंशन बढ़ने वाली है। बाइडेन ने पुतिन को नाटो की ताकत की याद दिलाई है। He thought he'd get the Finlandization of NATO. Instead, he got the NATOization of Finland and Sweden. He thought NATO would fracture and divide. Instead, NATO is more united and more unified than ever before. क्या बाइडेन के दौरे की इन तस्वीरों में तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल छिपा है? इस मूवमेंट को लेकर रूस में हलचल क्यों है? बाइडेन के बयान के बाद नए युद्ध की आहट क्यों सुनाई दे रही है? इन सभी सवालों का जवाब सिलसिलेवार आपको मिलने वाला है। सबसे पहले ये जान लीजिए, अमेरिका के पास पूरी दुनिया में दर्जनों सैन्य ठिकाने हैं, जिसका मतलब है कि वो जहां भी जरूरत हो एक पल की नोटिस पर युद्ध की शुरुआत कर सकता है। यूरोप के अलग अलग देशों में अमेरिका के 74,000 सैनिकों की मोर्चाबंदी है। 2021 में यूरोप में 60,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। यूक्रेन युद्ध के बाद 14,000 सैनिक और बढ़ा दिए गए। अगर नाटो से भिड़ंत शुरू हो गई तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा। पोलैंड से 3 मिनट में रूस पर प्रहार हो सकता है। बेल्जियम से 7 मिनट में रूस पर हमला हो सकता है। जर्मनी से 10 मिनट के अंदर रूस पर परमाणु हमला हो सकता है। इटली से 11 मिनट में अमेरिका का परमाणु बम रूस पर गिर सकता है। ऐसे में अगर रूस और नाटो के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नाटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी और फिर यह दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा।
NATO will not be divided, and we will not tire. President Putin's craven lust for land and power will fail, and the Ukrainian people's love for their country will prevail. तस्वीरें देखते जाइए और तय करते जाइए कि ये सेना कितनी ताकतवर है। ये सेना क्या क्या कर सकती है, इस सेना की रणनीति क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि रूस की सीमा के पास अमेरिका अपनी बटालियन क्यों तैनात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। फर्स्ट एयरबोर्न डिवीजन अमेरिका का खूंखार डिवीजन है। इसकी तैनाती का मतलब होता है क्राइसिस। द्वितीय विश्व युद्ध में 10th एयरबोर्न डिवीजन ने जो कहर ढाया वो दुनिया को अब तक याद है। द्वितीय विश्व युद्ध में बैटल ऑफ बुलगे और नॉर्मैंडी लैंडिंग की वजह से 10th एयरबोर्न डिवीजन को अब तक याद किया जाता है, लेकिन सुख्यात नहीं, कुख्यात के तौर पर। अमेरिका की एलीट फोर्स को वियतनाम वॉर के दौरान 2 बार रीक्लासिफाइड किया गया। स्क्रीमिंग ईगल्स नाम की ये लाइट इन्फेंट्री फोर्स किसी भी जंग के मैदान में 2 घंटे के भीतर पहुंच सकती है। अमेरिका की आर्मी असॉल्ट मिशन को अंजाम देने में खास तौर पर ट्रेंड है। मतलब ये दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से संपन्न युद्ध कला में माहिर आर्मी है, जो अमेरिका से यूरोप पहुंच गई है और रूस की सीमा के काफी करीब डटी हुई है। यानी अमेरिका वो सब कर रहा है जिससे पुतिन की क्रोध की अग्नि भड़कती दिख रही है। President Putin ordered his tanks to roll into Ukraine. He thought we would roll over. He was wrong. The Ukrainian people are too brave. America, Europe, a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific, we were too unified. अमेरिकी एलिट फोर्स के करीब 2400 सैनिकों को रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया में तैनात किया गया है। ये सेना नाटो के ईस्टर्न कमांड को सपोर्ट करेगी। आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका नाटो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के नाम पर पूरे रूस को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। जर्मनी में सबसे अधिक 119 बेस पर 33,948 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं।